तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग ने उस ग्रीन स्वॉर्ड वाले बंदे को मार दिया था और साथ में अब उसका जो स्टोरेज बैग था वो भी वांगलिंग के ही पास था। अब आगे। और गाइस, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हूँ, तो एक्चुअली कल मेरा प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट था और क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। तो मैं पूरा टाइम बिजी था, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया। वैसे मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब वांगलिंग इसके स्वॉर्ड को देखता है जिस पर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस भी बने थे, और ये इसलिए वांगलिंग के काफ़ी काम की चीज़ थी। और ऐसे रेस्ट्रिक्शंस थे जिसको कि वांगलिंग ने कभी नहीं देखा था। और वांगलिंग को समझ में आता है कि सेलेस्टियल रियल में ये लोगों को मार सकता है और उनके ट्रेजर्स ले सकता है। वांगलिंग को इस बंदे के बैग में टॉप क्वालिटी के 100 से ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन मिलते हैं। साथ में इस बंदे के पास एक कॉल्ड्रन भी था जिसके थ्रू वो यहाँ पर आया होगा। और क्योंकि ये बंदा अलग प्लेनेट का था, इसलिए इसके पास स्पिरिचुअल स्टोन्स ज़्यादा थे। क्योंकि सुजाकू प्लेनेट पे जहाँ से वांगलिंग आया है वहाँ पर इतने नहीं रहते। अब ये डालुओ सेक्ट सुजाकू प्लेनेट पे ही है या कहाँ है मुझे भी नहीं पता। और ये जो डालुओ सेक्ट है ये 10,000 साल पुराना सेक्ट है। और वांगलिंग को समझ में आता है कि अगर ये इसका कॉल्ड्रन यूज़ करेगा तो वापस इस बंदे का जो सेक्ट है यानी जिस प्लेनेट पे होगा ये वहाँ पहुँचेगा। इसलिए काफ़ी खतरनाक भी है। तो फिलहाल ये उस वाले कॉल्ड्रन को अलग जगह रख लेता है क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब वांगलिंग एक मैप निकालता है जिस पर पूरे फ्रैगमेंट्स बने थे, यानी जिस फ्रैगमेंट पे ये उतरा था, जिस जगह पे, उसे वो भी दिखाई देता है और बाकी भी। अब यहाँ पे वांगलिंग एक दूसरी जगह पहुँचता है फॉर्मेशन को यूज़ करके। इस वाले फ्रैगमेंट में बहुत तेज़ी से विंड चल रही थी और स्पेस थोड़ा क्रम्बल कर रहा था। और क्योंकि इसने डालुओ सेट का फॉर्मेशन यूज़ किया था, उन लोगों ने यहाँ पर एरे बनाया है, तो वांगलिंग को लगा था कि कुछ ना कुछ तो बात होगी यहाँ पे। और वांगलिंग जैसे फॉर्मेशन से बाहर निकलता है यानी इस वाले स्पेस में हवा का इतना तेज झोंका था कि मानो इसके स्किन को भी काट दे। हवा की जैसे एक आवाज़ आती है, कुछ वैसा आ रहा था। अब वांगलिंग के आसपास यहाँ पर कुछ ब्लैक फिगर्स दिखाई देते हैं, लेकिन इसके डिवाइन सेंस में कुछ फील नहीं हो रहा था। ये तुरंत ही रेस्ट्रिक्शन फ्लैग निकालता है। अब वांगलिंग को ये ब्लैक फिगर साफ दिखने लगते हैं, जो कि वुमेन्स थी। वुमेन्स के पीछे में कुछ लड़के थे जो कि फ्रूट्स हाथ में लेके थे और वाइन वगैरह। और ये लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और वांगलिंग की तरफ पढ़ते हैं। वांगलिंग क्यों हैरान हो रहा था, क्योंकि वो बात तो कर रहे थे पर इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब यहाँ पर जो लोग थे इन वुमेन्स को मानो गार्ड कर रहे हो। वांगलिंग देखता है ये लोग वांगलिंग के आर पार निकल जाते हैं और वांगलिंग को कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसे पता चल चुका था ये लोग रियल नहीं है, ये बस एक इल्यूज़न है। और ये लोग पहले थे बट शायद मारे जा चुके होंगे जब सेलेस्टियल रियल डिस्ट्रॉय हुआ था। और वांगलिंग फिर से सोचता है कि भाई सेलेस्टियल रियल में ऐसा क्या हुआ था कि इस लेवल तक इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब वांगलिंग इन्हें फॉलो करता है। ये लोग एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। अंदर में कुछ टेबल्स वगैरह लगे थे और यहाँ पर ये लोग जाके बैठ जाते हैं और अपनी अपनी टेक्निक्स दिखा रहे थे। और वांगलिंग इन चीज़ों को नोटिस कर रहा था। जैसे कि बातों के दौरान एक बंदा गुस्सा हो जाता है और सामने वाले बंदे पर एक जायंट बॉल ऑफ लाइटनिंग से अटैक कर देता है। सामने वाला भी बंदा एक बॉल ऑफ लाइटनिंग से ही अटैक करता है, पर उसकी लाइटनिंग ब्लैक कलर की थी। और ऐसे ही मतलब कई लोग अटैक करते हैं। एक तो अटैक वांगलिंग के आर पार निकल जाता है क्योंकि था तो पूरा इल्यूजन। वांगलिंग इस समय इन चीज़ों को देख रहा था, तभी अचानक से एक सिल्वर लाइट इसकी तरफ बढ़ती है। पर यह चौकन्ना था। यह तुरंत ही टोड बिस्ट को निकालता है जो कि सिल्वर लाइट पर अटैक कर देता है, क्योंकि ये रियल अटैक था। और वांगलिंग इस सिल्वर लाइट को फॉलो करता है जहाँ पर इसे सामने में एक वुमेन दिखाई देती, और ये थी रेड बटरफ्लाई। और अगर वांगलिंग का डिवाइन सेंस स्ट्रांग नहीं होता तो शायद इसे लगता कि ये भी इल्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोग बैठे थे वो फेक वाले थे। अब रेड बटरफ्लाई भी कहती है कि तुम मुझे जानते हो, तुम हो कौन। वांगलिंग भी एकदम प्यार से बोलता है, तुम तो एक जीनियस हो ना जुयू कंट्री के, तुम्हें कौन नहीं जानता। अब रेड बटरफ्लाई कहती है, मतलब तुम बताओगे नहीं तो तुम्हें यहीं पे अब मरना पड़ेगा, यानी कि रहना पड़ेगा। अब वांगलिंग इस दौरान इसके मजे लेता है कि मैंने सुना कि तुम 100 साल में ही सोल फॉर्मेशन पे पहुंच गई। 100 साल तो बहुत कम समय है, लेकिन क्या तुम्हारे मम्मी पापा जिंदा है? क्योंकि इंसानों के लिए तो 100 साल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब रेड बटरफ्लाई इतनी गुस्से में थी कि वांगलिंग पर कई सारे सिल्वर लाइट से अटैक करने लगती। वांगलिंग थंडर टोड को आदेश देता है, वो अपने पेट को फुलाता है और फिर से बॉल ऑफ लाइटनिंग से सारे अटैक्स को काउंटर करना शुरू कर देता है। और वांगलिंग इस दौरान पीछे हटने लगता है। पीछे हटते हटते वांगलिंग इस दौरान फिर कहता है कि रेड बटरफ्लाई, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को कोई और बच्चा है? और अगर नहीं है तो उनका ख्याल कौन रखेगा? और तुम तो रख भी नहीं रही हो। अब रेड बटरफ्लाई को और गुस्सा आता है। ये वांगलिंग को फॉलो करती है और एक फ्लाइंग शॉट से वांगलिंग पर अटैक कर देती है। इसके अंदर इसने डोमेन पावर मिक्स किया था, और ये जो था डोमेन, ये शायद इमोशनलेस डोमेन था। अब वांगलिंग इस दौरान रेस्ट्रिक्शन फ्लैग बाहर निकालता है और इसके आसपास का एरिया ब्लैक फॉग में कवर हो जाता है।
और ब्लैक फॉक्स से मानो एक ड्रैगन सा बनता है जो कि इस फ्लाइंग स्वॉर्ड को काउंटर करने के लिए बढ़ता है। और वांगलिंग अब सीधा रेड बटरफ्लाई की तरफ बढ़ता है। इसका हैंड साइन ये मूव करता है और एक ब्लैक और वाइट ऑरा भंवर के समान बाहर निकलती है। ये प्रमाण था इसके लाइफ और डेथ डोमेन का। रेड बटरफ्लाई गुस्से में कहती है, अपनी जगह को पहचानो, मतलब इतना आगे। और ये भी वो जो 5 रेज ऑफ एनर्जी थी इस अटैक की तरफ बढ़ा देती है, जिसमें कि स्नो पावर था बर्फ के जैसा, क्योंकि जोयू कंट्री वाले हमेशा से स्नो पावर को यूज़ करते थे। अब ये जो 5 रेज ऑफ लाइट थी रेड बटरफ्लाई की, वो 5 बर्फ के माउंटेन में बदल जाती। पर वांगलिंग का ये जो लाइफ और डेथ हो रहा था काफ़ी बड़ा हो जाता है और इन बर्फ को गलाने लगता है। लेकिन इस दौरान उस लड़की का जो डोमेन पावर था, इमोशनलेस डोमेन, वांगलिंग की बॉडी में एंटर करता है और वांगलिंग थोड़ी खून की उल्टी करने लगता है। ब्लड बाहर निकलते ही बर्फ में बदल जाता है और वांगलिंग फील करता है कि इसकी बॉडी में मानो कोल्ड और आ रही हो। और इसकी जो मेमोरीज थी इसके पुराने लव्ड वंस की, यानी मम्मी पापा, वो गायब होने लगती है। पर वांगलिंग पैनिक नहीं करता है। इसे मालूम था अगर ये इमोशंस निकल गए इसके तो ये बहुत बड़ा किलर बन जाएगा, जैसे कि बीच में हुआ था। और इसकी वजह से रेड बटरफ्लाई इसे कंट्रोल कर पाएगी, इसके माइंड को। अब ये लाइफ और डेथ डोमेन को और ज़्यादा एक्टिवेट करता है और इससे इसके डानियो, यानी जो जिस लड़के के साथ ये रहा था, उनके मम्मी पापा, सभी चीज़ें दिखने लगती हैं। इमोशंस फिर से इसके भरने लगते हैं और ये कहता भी है, 100 साल, पूरा एक जीवन, मेरे मम्मी पापा, मेरे दोस्तों को भुलाने नहीं दे सकता मुझे। और ये बोलता है, रेड बटरफ्लाई, अगर तुम्हारे मम्मी पापा रिनकारनेशन साइकिल में एंटर कर भी चुके हो, क्या तुम पीछे वापस लौटना चाहोगी? रेड बटरफ्लाई इसका एक्सप्रेशन वैसा ही रहता है। इधर वांगलिंग की बॉडी में ये जो इमोशनलेस डोमेन था ये काफ़ी कम हो चुका था। वांगलिंग अचानक से गायब होता है और थंडर टोड के ऊपर प्रकट होता है और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन फ्लैग से ये ड्रैगन्स बना के इस लड़की की तरफ बढ़ा देता है। और वांगलिंग सोचता है कि सोल फॉर्मेशन लेट फेज का बंदा पावरफुल तो होता है, और इसे समझ में आ चुका था ये लड़की कितनी खतरनाक है। इसे पता चल चुका था कि ये लड़की 100 सालों में ही कैसे सोल फॉर्मेशन में पहुंची थी, क्योंकि जो जुयू कंट्री वाले हैं वो इमोशंस को बाहर निकालते हैं और इस लड़की ने उस चीज़ को मास्टर कर लिया था। इसलिए बहुत ज़्यादा ये लड़की कोल्ड थी और यही इसका सबसे बड़ा वीकनेस भी था। और कहीं ना कहीं इसने अपने इमोशंस को दबाया है, वो ख़त्म थोड़ी हुए होंगे। इसलिए वांगलिंग इसके पेरेंट्स के कार्ड को यूज़ कर रहा था ताकि ये थोड़े पास्ट को रिमेंबर करे, तो इसका ये जो इमोशनलेस डोमेन है वो कम पड़ेगा और वांगलिंग के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर भी वांगलिंग के शब्द इस लड़की पे काम नहीं किए थे। जब ये लाइफ और डेथ डोमेन एक्टिवेट किया था तब जा करके इसे रिलैक्स थोड़ा मिला था। पर वांगलिंग का ये मानना था कि कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा तो असर हुआ होगा उसके मम्मी पापा का, जब वांगलिंग ने नाम लिया था। अब इधर रेड बटरफ्लाई इन ड्रैगन्स को देखती है। इसके बॉडी से एक ब्लू लाइट निकलती है और ये ड्रैगन्स मानो फ्रीज हो जाते हैं। और ये वांगलिंग की तरफ देखती है जिस तरफ वो भागा था। उसे समझ में आ चुका था कि वो करना क्या चाहता था। इसे ये भी समझ में आता है कि उस बंदे का डोमेन बहुत स्ट्रेंज है। उसके पास लाइफ और डेथ का एक हल्का सा ही अंश है, पर है रिनकारनेशन साइकिल का। क्योंकि इसने भी फील किया था कि इसके बॉडी में वो लाइफ और डेथ डोमेन एंटर किया था और थोड़ी बहुत इसकी मेमोरीज इसे दिखाई भी देती है। क्योंकि वांगलिंग ने इसे ये भी बोला था कि तुम्हारे मम्मी पापा हालांकि जन्म और मृत्यु के साइकिल में दोबारा से जा चुके हैं, मतलब मरने के बाद इंसान का दोबारा जन्म होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो तुम्हें देख रहे होंगे। हालांकि ये फिर से खुद को शांत कर लेती है, लेकिन इस दौरान शायद वांगलिंग निकल जाता है और ये मन में कहती है कि ये बंदा सोल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में है, पर है बहुत इंटरेस्टिंग, इसे जिंदा नहीं छोड़ना। और ये फिर से वांगलिंग की तरफ बढ़ जाती है। इधर वांगलिंग थंडर टोड को अंदर रखता है। इसे मालूम था उस लड़की का स्पीड भी ज़्यादा होगा और ये फील करता है एक कोल्ड एनर्जी इसकी तरफ बढ़ रहा था। और जब ये भाग रहा था तभी इसे याद आता है, क्योंकि वो जो रूम में इसने बहुत सारे लोगों के अटैक देखे थे उसमें से एक अटैक था जायंट हैंड वाला, यानी एक काफ़ी बड़ा सा हाथ। उसे ये समझना चाहता था पर समझ नहीं पाया था। लेकिन भागते भागते इसके दिमाग में वो चीज़ क्लियर होने लगता है, क्योंकि इसने देखा था एक बड़ा सा हाथ उस तलवार वाली औरत को एकदम क्रश करके रख दिया था। वांगलिंग का दिमाग इस समय अलग वाले अवस्था में था और ये आकाश की तरफ बढ़ता है। इधर रेड बटरफ्लाई कहती है, कहीं भी भागो, बचोगे तो नहीं तो। वांगलिंग इधर आसमान में जाकर अब रुक जाता है और जमीन की तरफ देखता है और ये अपने हाथ को ऐसा जमीन की तरफ दिखाता है। आसमान काला पड़ने लगता है और बहुत सारी औरा इसके हाथ के आसपास इकट्ठा होने लगती है और एक बड़ा सा हाथ ये बना लेता है। और जैसे ही रेड बटरफ्लाई इस चीज़ को देखती है वो हैरान थी। हाथ इतना बड़ा था कि इसे डॉज भी नहीं कर सकती थी और काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, पर यह हाथ इसके आर पार निकल जाता है। रेड बटरफ्लाई अब जमीन की तरफ देखती है, पर इसे समझ में आ चुका था कि वांगलिंग कर क्या रहा था। वो उस अटैक को समझ रहा था। अब वांगलिंग इस दौरान कुछ पिल्स खाता है और वांगलिंग इस दौरान एक दूसरे लोकेशन में टेलीपोर्ट कर जाता है। रेड बटरफ्लाई को समझ में आता है, मतलब इस बंदे के पास ट्रांसफर एरे का भी लोकेशन है। अब इसे क्या पता वांगलिंग किसी को मार करके उसको यूज़ कर रहा है,
लेकिन इसको इतना समझ में आता है कि ये बंदा नॉर्मल नहीं है और इस बंदे का डाओ हार्ट बहुत स्ट्रांग है। डोमेन बहुत अलग है। डाओ हार्ट मतलब आपने एक चीज़ों को कैसे मास्टर किया और ये सोचती है कि ये बंदा रैंक 5 की कंट्री का होगा और एक एलाइट डिसाइपल होगा। फिर ये वापस पलट जाती है और स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे ढूंढने लगती है। अब वांगलिंग जहाँ पर पहुँचता है, ये जो फ्रैगमेंट वाला हिस्सा था ये मानो आग के जैसा था और ज़मीन से ऐसे आग के बबल्स निकल रहे थे लावा के समान। अब वांगलिंग फिर से सोचता है, यार ये डालुओ सेक्ट वाले इन्होंने ऐसे ऐसे डेंजरस जगह पे अपना ट्रांसफर एरे क्यों बनाया है। इसे अब ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा डेंजरस जगह है तो यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी होगी सेलेस्टियल वाली वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। इधर अचानक से एक स्पेशल रिफ्ट इसके पास प्रकट होती है। वांगलिंग तुरंत इसे डॉज करता है और उसके पसीने छूट रहे थे क्योंकि अगर उसके अंदर इसको वो खींच लेता, एक तरह से वो ब्लैक होल था, तो इसका बचना मुश्किल होता। लेकिन इस दौरान इसके कुछ कपड़े जल भी गए थे और वांगलिंग इसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाया था और एक लोकेशन ये चूज करता है जहाँ पर ये स्पेशल रिफ्ट बहुत कम आते थे। और ये वाला फ्रैगमेंट जो था, बाकी अभी तक वांगलिंग 2 जगह जा चुका है, ये तीसरा था, ये सबसे छोटा था। अब इसे आगे में एक होल दिखाई देता है, पर यहाँ पर अंदर जाने से पहले ये कुछ दिनों तक रिसर्च करता है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इस दौरान यहाँ पे स्पेशल होल खुलता है, यानी कि डोमेन, सॉरी ट्रांसफर एरे बोल सकते हो, और 2 लोग प्रकट होते हैं और दोनों के पास स्वॉर्ड था। और वांगलिंग सोचता है अगर ये लोग आ ही रहे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और उनमें से दूसरा कहता है कि 6 जूनियर ब्रदर, तुम यहाँ पर पहली बार आए हो तो ध्यान से देखना, ये स्पेशल रिफ्ट बहुत खतरनाक होते हैं। अब ये दोनों कुछ स्पेशल टेक्निक यूज कर रहे थे तो जो स्पेशल रिफ्ट से वांगलिंग को फर्क पड़ा था उससे ये आराम से डॉज कर रहे थे और दोनों का पावर लेवल सोल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में था। और ये वांगलिंग को डिटेक्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वांगलिंग का जो डिवाइन सेंस है वो सोल फॉर्मेशन के लेट फेज में है। अब वो जो 6 जूनियर ब्रदर था वो अपने 3rd सीनियर ब्रदर से कहता है, तो ये है सेलेस्टियल बीच टेम्पल। अब इसका जो बड़ा भाई था वो बताता कि हाँ, एंसेस्टर जब आए थे तो उन्हें ये लोकेशन मिला था, यहाँ पे सेलेस्टियल बीस्ट के सोल्स वगैरह मिल सकते हैं। अब ये दोनों उस होल में एंटर करते हैं, वांगलिंग भी इनके पीछे से एंटर करता है। अब वो जो छठा भाई था वो 3rd सीनियर ब्रदर से पूछता है, क्या यहाँ पर इतने हजारों सालों के बाद सेलेस्टियल बीस्ट का सोल होगा भी। पर इसका सीनियर ब्रदर इसे समझाता है कि अगर वो होगा भी तो बहुत वीक होगा, हम आराम से उसे हासिल कर सकते हैं। और ये बताता है कि उस समय हमारे सीनियर को एक सेलेस्टियल बीस्ट का सोल मिल गया था और उन्होंने हमारे प्लेनेट डालुओ में उसे यूनाइट कर दिया था और हमारे डालुओ सेक्ट को बनाया भी था। वांगलिंग इनकी बातें सुन रहा था। इसे नहीं पता था कि सेलेस्टियल बीस्ट टेम्पल क्या होता है, बट ये फिलहाल देखना चाहता था। इतना तो समझता है कि यहाँ पर शायद बीस्ट वगैरह रहते होंगे। अब अंदर एक इन्हें गुफा दिखाई देता है और इधर इन दोनों बच्चों के सामने एक स्टोन स्टैचू था और ये दोनों अब रुक चुके थे। और स्टैचू जो था एक बर्ड लाइक बीस्ट का था और इसका सीनियर ब्रदर अब बताता है कि यहीं पर हमारे एंसेस्टर को एक सेलेस्टियल बीस्ट का सोर्स मिला था। अब ये दोनों भाई अपने तलवार निकाल लेते हैं और आसपास की ऑरा सेंस करते हैं कि कोई होगा तो ये उसे सेंस कर पाएंगे। फिलहाल इनमें से जो 3rd सीनियर ब्रदर था वो एक ऑरा यूज करता है, इसकी नसें पूरी दिखने लगती है और स्टोन स्टैचू को ये साइड कर देते हैं, लेकिन उसके पसीने छूटने लगे थे। स्टैचू को हटाने के बाद वहां पर एक होल दिखता है और होल से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। अब ये बंदा एक गॉड निकालता है और उसमें इस सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टोर करने लगता है। दोनों काफ़ी खुश थे क्योंकि इसकी मदद से 2 सेलेस्टियल जेड बनाए जा सकते, एक एक दोनों के लिए। अब 6 जूनियर ब्रदर पूछता है कि 3rd ब्रदर, आप ये जो यूज़ कर रहे हो इसे सोल प्यूरिफिकेशन गॉड कहते हैं। 3rd सीनियर ब्रदर हाँ में सर हिलाता है कि ये हमारे एंसेस्टर ने रिफाइन किया, इससे हम सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को ईजिली गैदर कर सकते हैं और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, हमें रिफाइन भी नहीं करना पड़ेगा। और वांगलिंग भी अब अपने डिवाइन सेंस से इस गॉड को पर ध्यान बना के रखता है कि यार ये तो सही ट्रेजर है, इसका भी जो ये इसको रिफाइन करना पड़ता है जेड बनाने के लिए वो काम खत्म हो जाएगा। ऐसा समझ में आ चुका था कि ये दोनों डालुओ सेक्ट के ही हैं और एक को तो ये मार चुका ही है तो इन्हें भी मारने में क्या ही दिक्कत है, दुश्मन तो ये वैसे भी बन ही चुका है। पर वांगलिंग जानता था दोनों सोल फॉर्मेशन के अर्ली फेज में है और इनके पास ट्रेजर्स भी होंगे तो इतना ईजी नहीं है मारना। अब इधर ये केव एंट्रांस की तरफ बढ़ते हैं और जो 3rd सीनियर ब्रदर था उसे कुछ तो फील होता है क्योंकि सामने में इन्हें एक लाश दिखाई देती है और लाश के हाथों में एक बॉल ऑफ लाइट था, मतलब लाइट उसमें से बाहर एटलीस्ट निकल रहा था। वांगलिंग भी इस चीज़ को अपने डिवाइन सेंस से स्कैन करता है और ये खुद हैरान था। ये जो स्केलेटन था ये सफ़ेद था क्योंकि वांगलिंग के हिसाब से यार अगर ये लाश मरा है तो इसकी हड्डियों का कलर बदल जाना चाहिए समय के साथ, पर हड्डियों में कुछ भी नहीं हो रहा था। समय के साथ हड्डियाँ भी गल जाती हैं बट ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था इसमें। और वांगलिंग फील करता है कि उस बंदे के हाथ में वो जो बॉल ऑफ लाइट है उसमें सेलेशियल एनर्जी का एक अंश मौजूद है और इसे खतरा महसूस होता है। अब ये जो 3rd सीनियर ब्रदर था अपने 6 जूनियर ब्रदर से कहता है कि जाओ देखो वो बॉल ऑफ लाइट क्या है। अब 6th ब्रदर भी मान जाता है और आगे बढ़ता है। अब जैसे ही आगे बढ़ता है वांगलिंग फील करता है कि डेंजर और बढ़ते जा रहा है
थर्ड ब्रदर भी तुरंत कहता है कि पीछे हटो, और ये तुरंत ही एक स्वॉर्ड से उस स्केलेटन की तरफ अटैक कर देता है। स्केलेटन धूल में बदल जाता है और वो बॉल ऑफ लाइट हवा में तैर रही थी, और उसमें से एक लाइट निकलता है जो कि सिक्स्थ ब्रदर के भौहों की तरफ बढ़ता है। पर उस एनर्जी को थर्ड ब्रदर का जो स्वॉर्ड था वो काउंटर करने लगता है, और सिक्स्थ ब्रदर के पसीने छूटने लगते हैं। और फिलहाल ये लोग उस बॉल ऑफ लाइट को फॉलो करने लगते हैं। और थर्ड ब्रदर बोलता है, अगर मेरा गेस गलत नहीं है तो पक्का ये सेलेस्टियल बीस्ट से रिलेटेड है। मतलब सेलेस्टियल बीस्ट जिसे खाते हैं, और ये अगर मौजूद है तो सेलेस्टियल बीस्ट का सोल भी कहीं आसपास होना चाहिए। अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं और वांगलिंग इन्हें फॉलो करता है। वांगलिंग को इतना समझ में आ रहा था कि दोनों का रिलेशन ठीक है, पर थर्ड ब्रदर इसके कुछ इंटेंशन जो है एविल लगते हैं, क्योंकि थर्ड ब्रदर को पहले से पता था कि वो चीज़ क्या है। फिर भी उसने सिक्स्थ ब्रदर को आगे भेजा था, यानी एज अ बेट यूज़ कर रहा था। गुफा में ये और अंदर जाते रहते हैं। थर्ड ब्रदर काफ़ी अंदर आ चुका था और पहली बार ये अनईजी फील करता है, क्योंकि इस जगह पे ये पहले भी आया था, पर इस बार इसे डर लग रहा था। अब वो जो सेलेस्टियल बीस्ट का फीड था, यानी खाने वाला चीज़, वो बॉल ऑफ लाइट या जो भी था, उसकी भी स्पीड कम हो जाती है। सामने एक वॉल था जहाँ पे होल था, उसके अंदर वो चीज़ प्रवेश कर जाता है। और वांगलिंग अब फील करता है कि यहाँ पर एक स्केलेटन है जिसकी हड्डियाँ जो है वो काली हैं। सामने में मेटल का कुछ तो है जो कि प्रेशर रिलीज कर रहा है, और इस बंदे के पास एक स्वॉर्ड है। और ये स्वॉर्ड इसने वो जो जहाँ पे इल्यूजन दिखा था उसी के जैसा दिख रहा था। और इस स्केलेटन से एक ब्लैक लाइन बाहर निकल रही थी, अंदर जा रही थी। इधर वांगली अपने को रेस्ट्रिक्शन फ्लैग से कवर कर लेता है। इधर थर्ड ब्रदर यहाँ पे जहाँ पे वो चीज़ एंटर की थी वहाँ दिखता है एक छोटी गुफा थी, जहाँ पर सेलेस्टियल बीस्ट को खाने वाली चीज़ें 10,000 से ज़्यादा थी, जैसा कि इसे इसने उसे फॉलो करके आया था वैसी चीज़ें। और ये दोनों अब यहाँ से पीछे हटने लगते हैं, पर शायद अब लेट हो चुका था। अब ये जो भी सेलेस्टियल फीड्स थी, यानी वो बॉल ऑफ लाइट ही समझो, बहुत सारी अब इन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है। थर्ड ब्रदर एक टेक्निक यूज़ करता है, टू स्वॉर्ड स्पिरिट वर्ल्ड। सिक्स ब्रदर भी सेम चीज़ यूज़ करता है। और इतना खतरनाक था इन दोनों का कि सेलेस्टियल फीड्स को तो ये डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, पर ये जो केव भी था वो भी कोलैप्स करने लगता है। और छोटे से गुफा में वो जो स्केलेटन था, अब उसे भी साफ देखा जा सकता था। दोनों भागते हैं, पर वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी, सेलेस्टियल फीड, इन्हें फॉलो करती है और सिक्स ब्रदर के पीठ पे आके लगती है एक। और ये लगी नहीं होती, क्योंकि थर्ड ब्रदर ने एक हिट जो था सिक्स ब्रदर को दे मारा था। सिक्स ब्रदर भी कहते कि आप कर क्या रहे हो। और ये जो सिक्स ब्रदर था ये काफ़ी होशियार था, ये अचानक से कोई टेक्निक यूज़ करता है और इसका पावर लेवल सोल फॉर्मेशन के मिड फेज में पहुंच जाता है, और ये थर्ड सीनियर ब्रदर को वो जो सेलेस्टियल फीड्स आ रहे थे उनकी तरफ फेंक देता है। अब थर्ड ब्रदर जब तक कि रिएक्ट कर पाते, वो जो सेलेस्टियल फीड्स थे इनकी बॉडी पर बौछार करने लगती है, और ये पलक झपकते एक लाश में बदल जाते हैं, हड्डियों के कंकाल में। थर्ड ब्रदर का सोल बाहर निकलता है, पर सिक्स ब्रदर इसे भी ब्लॉक कर देता है। और जो स्केलेटन के अंदर से वो ब्लैक लाइन निकल रही थी जिसके बारे में मैंने बोला था, वो तुरंत ही इस बंदे के सोल को डिवोर कर जाती है। इधर वांगलिंग छिपा हुआ था और ये बंदा बंदा इसके बाजू से निकलता है, पर वांगलिंग एकदम शांत था। अब वो जो सेलेस्टियल फीड्स थे, क्योंकि वांगलिंग अपने को छिपाया हुआ था रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग के अंदर, तो जब इसके पास से वो गुजरती है तो थोड़ी देर के लिए रुकती है, बट फिर सिक्स ब्रदर को चेज करने के लिए निकल जाती है। वांगलिंग इधर थोड़ी देर वेट करता है और यहाँ से निकलता है, पर तुरंत अचानक से सिल्वर ऑफ एनर्जीज इसको भी फॉलो करती है। वांगलिंग इस दौरान वो स्केलेटन की तरफ जाता है, उसके तलवार को लेना चाहता था, बट शायद लेट हो जाता और ये ले भी नहीं पा रहा था। तो उस स्केलेटन के पास जो एक जेड था ये उसे उठाता है और यहाँ से भागने लगता है। भागते भागते ये कुछ वॉन्डरिंग सोल से रिलीज करता है, ताकि ये जो ब्लैक लाइन वगैरह है, ये सेलेस्टियल फीड्स हैं, उन्हें ये ब्लॉक कर सके। और ये देखता है इसके वॉन्डरिंग सोल्स एक के बाद एक डिस्ट्रॉय हो रहे थे, और ये फील कर सकता था वो जो ब्लैक लाइन है काफ़ी गुस्से में है। अब यहाँ पर बहुत सारे गुफा थे, तो इस चीज़ की वजह से वो ब्लैक लाइन क्योंकि काफ़ी हैवोक मचा रही थी, तो कोलैप्स करने लगते। वांगलिंग इधर टेलीपोर्टेशन यूज़ करना चाहता था, पर एक फोर्स मानो इसे रोकता है। पर इधर वो ब्लैक लाइन से वांगलिंग काफ़ी दूर आ चुका था। इधर आधा से ज़्यादा ये जो सेलेस्टियल बीस्ट टेम्पल था ये धंस चुका था। वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है और ये फील करता है कि वो सिक्स ब्रदर वो अभी भी जिंदा है, और मानो वो वांगलिंग की तरफ ही बढ़ रहा था। और वांगलिंग काफ़ी खुश था, क्योंकि सिक्स ब्रदर ये भी रूथलेस बंदा था। उसने अपने कल्टीवेशन को छिपाया था और सही समय पे थर्ड ब्रदर को भी निपटा दिया था। और वो वांगलिंग की तरफ ही बढ़ रहा था, यानी उसने कुछ और सोचा होगा। और वांगलिंग देखना चाहता था अगर वो किलिंग इंटेंट के साथ आता है तो वांगलिंग उसे छोड़ेगा नहीं। अब ये बंदा फाइनली गुफा से बाहर आता है और वांगलिंग को ध्यान से देखता है, और ये फाइनली हंस के बोलता है कि शायद हम दोनों ही बचे हैं यहाँ पे। वांगलिंग को ये समझ में आता है, ये इस बंदे को पहले से पता था कि वांगलिंग यहाँ पर है, यानी अपने पावर को और छिपा रहा होगा। और वांगलिंग भी कहता है, यार ये जगह तो कोलैप्स कर चुकी है, आप मुझे ढूंढते हुए क्यों हैं। अभी बंदा फाइनली बोलता है, आप हमें बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो, यानी आपको ये सेलेस्टियल बीस्ट फीड के बारे में पता ही होगा। वांगलिंग भी स्माइल करता है और कहता है, आप कहना क्या चाहते हो। अब ये अपना नाम बताता है कि मेरा नाम सुन ली है। और ये बोलता है, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मैं डालगो सेक्ट का पार्ट नहीं हूँ, मैं बस उनके साथ मिक्स हो गया था।
इस दौरान ये वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। वांगलिंग शांत था और कहता अगर आप 1-2 कदम और बढ़े, तो शायद मुझे भी एक्ट करना पड़ेगा। सुन ले स्माइल करता है। अब ये फाइनली बोलता है कि अंदर में 3 चीज़ें हैं। एक तो सेलेस्टियल जेड है, दूसरा सेलेस्टियल मेटल है और तीसरा वो सेलेस्टियल स्वॉर्ड है। आपको उनमें से क्या-क्या चीज़ें मिले? वांगलिंग एकदम प्यार से बोलता है, कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं जैसे ही लेने जा रहा था, वो ब्लैक लाइन वाली जो ऑरा है, वो वापस लौट आई थी। सुनने को इतना तो समझ में आ गया था कि ये बंदा सोल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में है, लेकिन इसका डिवाइन सेंस बहुत स्ट्रांग है और इसके पास स्पेशल टेक्निक था, नहीं तो ये वांगलिंग को सेंस भी नहीं कर पाता। और ये वांगलिंग को नोटिस कब किया था? जब ये वांगलिंग के बगल से गुजरा था, भागते हुए उस समय। तो इसे ये लगता है शायद ये बंदा भी अपना कल्टीवेशन छिपा रहा होगा और ये देखता है कि वांगलिंग एकदम शांति से जवाब दे रहा है और ये अब फाइनली बताता है कि वो जो स्केलेटन था जिस पर तुमने वो सेलेस्टियल जेट देखा होगा, वो हजारों सालों की ओरा से मिलके बना है और वो प्राइसलेस है। लेकिन वो सेलेस्टियल स्वॉर्ड वो तो और ज़्यादा कीमती है और साथ में वहाँ पर मेटल भी है। वो एक प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि डिफेंस के लिए। वांगलिंग भी हाँ में सर हिलाता है और वांगलिंग जैसा एक्ट कर रहा था, सुनने को लगता है कि यार ये बंदा बहुत स्ट्रांग है और इसे सब चीज़ पहले से पता है। और ये वांगलिंग से बोलता है क्यों ना हम साथ में अंदर चले, पर वांगलिंग स्माइल करके बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। सुन ले भी स्मार्ट बंदा था। ये बोलता है ठीक है, सेलेस्टियल स्वॉर्ड मैं ले लूँगा, बाकी दोनों चीज़ें तुम ले लेना। पर वांगलिंग हाँ में सर नहीं हिलाता है। अब सुन ले का चेहरा अगली हो जाता है और ये बोलता है ठीक है आप सेलेस्टियल स्वॉर्ड ले लेना, बाकी दोनों चीज़ें मैं ले लूँगा। वांगलिंग थोड़ी देर सोचता है क्योंकि इसने जब वो तलवार टच किया था तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस थे और उतना जल्दी उसे रिफाइन नहीं किया जा सकता। तो ये बोलता है ठीक है, स्वॉर्ड आप ले लेना। अब सुन ले स्माइल करता है तो क्यों ना अंदर चले। पर वांगलिंग फिर से बोलता है मैं उन दोनों चीज़ों में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सुनने को आता तो गुस्सा है पर इसे ये डर था कि यार ये बंदा अपना कल्टीवेशन छिपा रहा है, इसलिए अब तक ये वांगलिंग पर अटैक नहीं किया था। और वांगलिंग अब बोलता है कि फेलो कल्टीवेटर सुन ले, मैं 3 साल का बच्चा नहीं हूँ, अंदर बहुत खतरा है। अब सुन ले पूछता है कि तुम चाहते क्या हो। वांगलिंग सीधा बोलता है मैंने एक चीज़ नोटिस किया था जब तुम दोनों आए थे, तो यहाँ पर ये जो स्पेशल रिफ्ट अचानक से प्रकट हो रहे हैं, तुम उसे फील कर पा रहे थे। अब सुन ले हंसता है और एक जेड निकालता है और वांगलिंग की तरफ उछाल देता है और बताता है इसे फुल सर्च टैक्टिक कहते हैं। ये डालुओ सेट की टेक्निक है। अब वांगलिंग बोलता है तुम बहुत होशियार बंदे हो, मुझे वो गॉड भी चाहिए जिससे हम सेलेस्टियल ऑरा को रिफाइन कर सकते हैं। सुनले बोलता है नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता, इसी गॉड के लिए तुम्हें डालुओ सेक्ट में मिक्स हुआ था। अब सुनले बोलता है कि भाई ये चीज़ तो मैं नहीं दे सकता, पर तुम्हें प्यूरिफिकेशन वुड दे सकता हूँ और वुड का भी काम सेलेस्टियल ऑरा को एब्जॉर्ब करना ही है। हालांकि उतना अच्छा नहीं है ये, बट फिर भी सही है। और एक सफ़ेद लकड़ी बाहर निकालता है। वांगलिंग चाहता तो इस बंदे को मार सकता है, बट इसे बहुत सारे ट्रेजर्स यूज़ करने पड़ेंगे और आगे तो और लड़ाई होगी, वो रेड बटरफ्लाई। और वांगलिंग अब मान जाता है कि ठीक है मुझे लकड़ी दे दो, मैं तुम्हारी एक बार मदद करूंगा। हाँ लेकिन उस समय तुम अगर सेलेस्टियल स्वॉर्ड फाइंड नहीं कर पाए, यानी ले नहीं पाए, तो फिर मुझे मत बोलना। अब सुन ली भी कहता है फिलहाल तो मैं लकड़ी नहीं दूंगा, जब तुम मेरी एक बार मदद कर दोगे फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। अब दोनों उस गुफा की तरफ बढ़ते हैं। सुनने मन में सोच रहा था कि जैसे मुझे वो तलवार मिलेगा, तुम्हारा कितना भी कल्टीवेशन हो, तो मैं तो निपटा ही दूंगा, क्योंकि इसे अभी तक डर था कि वांगलिंग कल्टीवेशन को छिपा रहा है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।